दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट जेआरएफ से टीजीटी पेज की तैयारी करते हैं। प्यारे बंधुओं, ये क्लास यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है और यहाँ पर मैंने बेस्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर सेंड करें। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। यानी प्रभावी शिक्षण हमारा कब बेहतर हो जाएगा, क्या चीजें हम उसमें ऐड कर दें कि हमारे जो प्रभावी शिक्षण जो हमारा शिक्षण है वो बहुत प्रभावशाली हो जाए। किस व्यवहार को हम रखें, कौन से प्रमुख व्यवहारों को हम वहां पर रख लें कि हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावपूर्ण बन जाए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है पाठ स्पष्टता और दिशात्मक विविधता, विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोग का प्रयोग करना, ठीक है, या फिर अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना या फिर समझना। ठीक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अब इसको ध्यान से आप देखें, ध्यान से, बड़े ध्यान से आप इसको देखें। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं पॉज कर देती हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन भी दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्रश्न भी दिख रहा है। तो अब ध्यान से आप देखें कौन सा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बंधु हम बता दें कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पर हमारा पाठ स्पष्टता। ठीक है, पाठ स्पष्टता प्रभावी शिक्षण के संबंध में आएगा। क्योंकि यदि पाठ हमारा स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, हमारे लेसन में यदि क्लियरिटी नहीं है, लेसन हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पर प्रभाव हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावपूर्ण नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पाठ अस्पष्टता हो गया। फिर जब हम दूसरे की चलते हैं, दूसरा है हमारा अनुदेशात्मक विविधता। मैं कल ही आपको कह रही थी कि अनुदेशन का अर्थ है कि जो आपने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, उसी को अप्लाई करना, यानी ज्ञान को दोहराना, ज्ञान को बांटना, ज्ञान को प्रदान करना, बड़ी सरलता से बताना ही अनुदेशात्मक है। फिर इसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर कि अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना। ठीक है, जबकि विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोग का प्रयोग ये बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ पर संरचना स्ट्रक्चर भी ये नहीं आएगा, स्ट्रक्चरिंग ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बंधु हमारा जो करेक्ट आंसर है केवल 1 2 4 सही है। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 1 2 4 कहाँ पर हम देख लेते हैं, ए नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न हमारे समक्ष फिर आता है। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस में प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है। ठीक है, परामर्श देने में, मार्गदर्शन प्रदान करना, या फिर शिक्षण में, या फिर अधिगम में। तो एक तरफा कहाँ होती है। ठीक है, आप जानते हैं परामर्श हम जब दो बंदे होंगे तभी परामर्श दिया जाएगा, है ना। एक कहने वाला है, दूसरे को परामर्श देना, दूसरे को समझाना। ठीक है, दूसरे को समझाना, आज्ञा देना, आदेश देना, कुछ तथ्य को डिफाइन करना, तो ये परामर्श देना हो गया। फिर ये भी परामर्श के ही मतलब परामर्श के ही अकॉर्डिंग ये भी है कि मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, और शिक्षण हो गया ये भी। लेकिन जो हमारा लर्निंग वो सबसे अलग है। लर्निंग फ्रेंड्स एक तरफा होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कि किसने प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है, तो वो हमारा अधिगम है। अधिगम ना, आप किसी व्यक्ति को सामने बैठा लें तो अधिगम आप उसको उसको सिखा सकते हैं। लेकिन जो परामर्श है, मार्गदर्शन और शिक्षण में प्रभाव की दिशा, ये सब दो तरफा होती है। ठीक है, जब दो लोग बैठेंगे ना, दो लोगों की भागीदारी होगी तभी जाके ये सब संभव है। लेकिन अधिगम एक तरफा भी है, अधिगम आप अकेले भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर के आगे, तो अगला प्रश्न फिर हमारे स्क्रीन पर आता है कि शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतरक्रियात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर टाइप है, आप देख सकते हैं इसको। और बंधु यहाँ पर हमारे ऑप्शन भी दिख रहे हैं, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। बात क्या हो रही है, एक शिक्षण की बात हो रही है। यहाँ दूसरा टॉपिक आता है शिक्षण के स्तर की। हम जानते हैं शिक्षण के 3 स्तर हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी। ठीक है, ये हो गया। एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा भी दिया है। ठीक है, स्वायत्त विकास। लेकिन बात हो रही, आप अक्सर जब प्रश्न करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न में कितने टॉपिक पूछे जाते हैं, कितने टॉपिक से, या कौन कौन से शब्द एक ही प्रश्न में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, तो उनका पहले आप डिफाइन करना सीखेंगे, उनको परिभाषित करना सीखेंगे। तो एक तो शिक्षण आता है, दूसरा यहाँ शिक्षण के स्तर आ गए, तो शिक्षण के स्तर आप जानते हैं 3 हैं। फिर तीसरा एक शब्द संप्रेषण भी आ रहा है। ठीक है, फिर एक चौथा शब्द आता है अंतःक्रियात्मक। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 4 4 शब्द आपको एक साथ मिलते हैं। साथ में मिलता है कि इनका जो संप्रेषण का प्रक्रिया है वो कैसा होता है, उच्च स्तर पर सक्रिय है। उच्च स्तर पर सक्रिय है, एक ये भी बात आपको नोटिस करनी है। और दूसरा अंतःक्रियात्मक होती है, ये भी बात आपको नोटिस करनी है। तो अब आप देखते हैं कि कई बात एक साथ ही समाहित है। यानी यदि हम एक प्रश्न में यहाँ कहें यूजीसी नेट के, तो 4 4 प्रश्न निकल कर आते हैं।
ठीक है, एक ही प्रश्न के 4 प्रश्न निकल सकते हैं यदि हम इनको तोड़ कर बनाएं, इनका हम विभेदीकरण करें। तो बंधु यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारा माफ कीजिएगा रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यानी सविमर्श स्तर या फिर चिंतन स्तर, इसी को सविमर्श स्तर और चिंतन स्तर कहते हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है संप्रेषण के प्रक्रिया के अति उच्च स्तर पर, यानी अति उच्च स्तर यानी सबसे उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मकता की बात हो रही है। तो अंतःक्रियात्मक बात की बात तभी हम कर सकते हैं जब हमारा स्तर, शिक्षण का स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। नीचे 2 कथन यहाँ दिए गए हैं। पहला कथन है कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। फिर हमारा दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि देखो आपको उत्तर यही मिलेंगे, आप प्रश्न को तोड़ना सीखिए, प्रश्न को समझना सीखिए, तो उत्तर बंधु आपको यही मिलेंगे। और अगला प्रश्न जो हमारा कथन दिया गया है कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक बनता है, घटक नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े आराम से देखिएगा, यहाँ पर सब इंग्लिश में भी मेंशन है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती वो इंग्लिश में भी इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा करेक्ट आंसर आपको हमारा निकल कर आना चाहिए। तो पहले तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए कि कह क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पहला कथन कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, एक तो शिक्षण हो गया, दूसरा परीक्षण हो गया, दोनों साथ साथ प्रभावी होने के लिए नहीं चलते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि आप पहले शिक्षण एक प्रक्रिया है और परीक्षण क्या है? शिक्षण का मूल्यांकन है। ठीक है, परीक्षण क्या है? जब आप शिक्षण में आप पारंगत हो जाएंगे बंधु, तब आप परीक्षण करने के योग्य बनेंगे। ठीक है, तो जब शिक्षण एक प्रक्रिया होगी और परीक्षण क्या है? परीक्षण शिक्षण का मूल्यांकन है। अतः शिक्षण और परीक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। बात सही है। ठीक है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नीचे दिया गया है कि प्रतिपुष्टि उपलब्ध करना शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन बढ़ा देता है ना। प्रतिपुष्टि जो है वो उपलब्ध करना शिक्षण प्रक्रिया का क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन के आवश्यक घटक नहीं है। ये जो यहाँ पर बात लिखी गई है इसी को हमें देखना है, इसी में से देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर अपने ऑप्शन की ओर कि ऑप्शन में क्या दिया। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहूँगी बंधु, यहाँ पर मैंने 2 ही ऑप्शन लिए हैं आंसर के तौर पर। मैं आपको बता दूँ एनटीए ने इसके सवाल को सी बताया था। सी इसका आगे का एक ऑप्शन था, विकल्प था, जहाँ पर एनटीए का कहना है कि ए करेक्ट है। ठीक है, ए करेक्ट है और उन्होंने कहा है कि बी जो है, बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, इन्होंने ए को करेक्ट कहा है और बी को इनकरेक्ट यानी दूसरे कथन को इनकरेक्ट बताया है। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर जब हम गौर से देखें बात जो इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, ये कहते हैं कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण और परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए, जबकि चलते ही हैं। ठीक है, चलने चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है। और दूसरे को इन्होंने इनकरेक्ट बताया था कि प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं है। लेकिन यहाँ पर बता दूं बंधु कि प्रतिपुष्टि उपलब्ध करना शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके मूल्यांकन को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, जबकि अतः यह कहते हैं कि आवश्यक घटक नहीं है। ठीक है, जबकि घटक है। ठीक है, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो है वो आवश्यक घटक है। ठीक है, यहाँ पर घटक नहीं लिखा है जबकि है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या करेक्ट होना चाहिए। हमारा जो स्टेटमेंट 2 है ना, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग लिखा है कि प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग है और ये एक तरह से सही है, कह सकते हैं, सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम सोचें तो स्पष्ट होना चाहिए था कि ये साथ साथ चलते ही हैं, चलनी चाहिए लिखा था। और बहरहाल एनटीए की बात को हमें मानना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है कि ये जो है वो करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एनटीए का जवाब ही हम सर्वोपर समझते हैं। और अब जब आगे चलते हैं, अगले हमारी स्क्रीन पर आता है कि अब कल मैं आपको एक क्लास रिकॉर्ड करके मैंने बताया। ठीक है, मैंने आपको कल एक क्लास बताया बंधु कि जो आप अपना पेपर देखते हैं। ठीक है, आपने 2021 का पेपर एनालाइज किया होगा, तो जैसा आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग कहीं भी क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत कम प्रश्न आता है, पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। जैसे मास्लो के सिद्धांत की बात आपके पाठ्यक्रम में कहाँ दी गई है? अलग से कहीं भी मेंशन नहीं है शिक्षण अभिक्षमता में कि आपको मास्लो का सिद्धांत पढ़ना है या फिर आपको गेगने को पढ़ना है। ठीक है, आपको मतलब जो शिक्षण हमारे जो शिक्षण मनोवैज्ञानिक
व्याख्याता हैं उनको देखना है, किनको किनको देखना है, एडगर को देखना है कि नहीं देखना है, ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो वही बात मैं कल आपको कह रही थी, तो मेरे बात पर आप बिल्कुल गौर करें और उसको अमल भी करें। ठीक है, यहाँ प्रश्न बनता है कि मास्लो के अधिगम क्रम में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित हैं? शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं या आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप यदि एलिमिनेशन करते हैं तो मेरे ख्याल से आप सही कर पाएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं मास्लो के अधिगम सिद्धांत की बात हो रही है, बात अधिगम की हो रही। आप देखें कि सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं है कि शरीर का क्रियात्मक हो जाना। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा की बात भी जो कही गई ये भी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता नहीं अधिगम के लिए कि अधिगम के लिए आपको कोई सुरक्षा चाहिए। ठीक है बंधु, यहाँ पर जो हम आगे बात करते हैं कि सामाजिक आवश्यकता की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन आत्मसम्मान की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, मास्लो के सिद्धांत में कह रहे हैं कि कौन से आवश्यकता पर उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है, तो आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये दोनों ही मास्लो के सिद्धांत में आते हैं अधिगम क्रम की। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पर सही हैं। और यहाँ पर हम आगे विकल्प भी देख लेते हैं 4, 5। ठीक है, यहाँ पर हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 4, 5 केवल हमारा सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है बन करके कि एक शोध परिस्थिति में जब किसी विशिष्ट सांख्यिकी को स्पष्टतः सार्थक घोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय तर्कसंगत माना जाएगा? ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्न बन के आता है। अब हम आगे इसके उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, परिकल्पना स्वीकार की जाती है, शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है, वैकल्पिक परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, शून्य परिकल्पना के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पना भी स्वीकार की जाती है। अब यहाँ पर आपने हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में आई हो, कुछ लोगों को बात समझ में न भी आई हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है हम देखते हैं कि बंधु हमारा यहाँ पर एक जो करेक्ट आंसर आएगा, बता दूं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन आएगा कि शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। कब? जब एक शोध परिस्थिति में किसी विशिष्ट सांख्यिकी को स्पष्टतः सार्थक घोषित किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा तर्क संगत निकल जाता है, तो शून्य परिकल्पना एक तरह से अस्वीकार की जाती है, और जो दूसरा हमारा विकल्प निकल कर आता है कि वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बंधु हमारे दो ही, मतलब जो हमारा 1 और 2 है, केवल 1 और 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी सभी यहाँ पर अनकरेक्ट हैं। 1 और 2 यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप चाहें तो एक बार प्रश्न को अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने उत्तर को भी आप चयन कर सकते हैं। 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पर हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है। अब जब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर आते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है कि कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विस्वरता इसका परिणाम है। ठीक है, कक्षा संप्रेषण में संज्ञान आपको पता है। ठीक है, संज्ञान क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी मित्र मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संज्ञान से क्या आशय है। ठीक है, संज्ञान से क्या आशय है बंधु, कई बार इसका जिक्र मैं अपने वीडियो पर कर चुकी हूँ, और आपके पाठ्यक्रम में वैसे भी ये स्पष्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि अव्यवस्थित कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विस्वरता किसका परिणाम है। यहाँ पर आपके दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। संदेश का निस्पंदन करना यानी फिल्टरिंग, विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी आधारित अन्योन्य क्रिया, या फिर अव्यवस्थित परिस्थितियाँ। अब ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट उत्तर लगाना है। और बड़ा ही अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि अभी देखो प्रश्न इस तरह ही बन रहे हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विस्वरता की बात की जाए। ठीक है, संज्ञानात्मक विस्वरता की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विस्वरता है उसका आशय होता है कि हमारा जो असंगत विचार हैं, ठीक है, असंगत विचारों, विश्वासों या दृष्टिकोणों की जो स्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न होती है वो संज्ञानात्मक विस्वरता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि संदेश का निस्पंदन करना यानी फिल्टरिंग भी नहीं होगा। ठीक है,
विद्यार्थी की रुचि भी नहीं होगा और विद्यार्थी आधारित अन्योन्य क्रिया भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अव्यवस्थित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अव्यवस्थित परिस्थितियाँ कब उत्पन्न होगी? जब संज्ञानात्मक विस्वरता की कक्षा संप्रेषण में आ जाता है। ठीक है, कक्षा संप्रेषण में जब संज्ञानात्मक विस्वरता आता है तो उसका परिणाम क्या निकल कर आता है कि अव्यवस्थित परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब सोचिए संज्ञानात्मक विस्वरता आएगा तो कहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे, विद्यार्थी की रुचि कैसे उत्पन्न होगी पढ़ने में, विद्यार्थी आधारित अन्योन्य क्रिया भी नहीं होगी और संदेश का निस्पंदन करना भी यहाँ पर असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा डी नंबर करेक्ट उत्तर है। अब हम चलते हैं बंधु, ये आ गए हम अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे समक्ष आता है बन करके कि मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के सही क्रम की आपको पहचान करना है। ठीक है, अब मीडिया प्रोडक्शन क्या हो गया? ठीक है, मीडिया प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं कि मीडिया प्रोडक्शन प्रोसेस यानी जो चीज़ें हमारे डिजिटलीकरण है, जो चीज़ें हमारे समक्ष प्रस्तुतिकरण, हमारे शिक्षण व्यवस्था में प्रस्तुतिकरण जिसकी अच्छी रहती है और जिसके माध्यम से हम अपना शिक्षण व्यवस्था संपन्न बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा प्रश्न आता है निकल करके कि मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करना कि पहले कौन आता है, विषय वस्तु की तैयारी या पहले योजना बनाना या फिर प्रस्तुति, फिर प्रसारण, फिर प्रतिपुष्टि। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं और यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने करेक्ट आंसर का चयन कर लेते हैं। सभी जानते हैं पहले योजना होता है। ठीक है, हम कोई कार्य करने जाएंगे सबसे पहले हम योजना प्लानिंग करेंगे कि हमें प्लान बनाएंगे हमें पढ़ना कैसे है, हमें प्लान बनाएंगे कि हम परीक्षा देने जाएंगे तो हमें जाना कैसे है, पहले कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कौन सी बस पकड़ेंगे। तो इस तरह हम पहले प्लानिंग करते हैं। तो आप देखिए कि 2 नंबर कहाँ कहाँ पर है, तो 2 नंबर इसमें भी है, 2 नंबर इसमें भी है, लेकिन इनको हम बिल्कुल काट देंगे। अब इनको हम ए और सी को बिल्कुल काट देंगे, लेकिन 2 नंबर हम बी सी डी पर अपना फोकस करेंगे। परीक्षा में आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, परीक्षा में बंधु आपको ऐसा ही करना है कि आप उस पर फोकस करेंगे जो आपको पहले मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो इसके बाद हम विषय वस्तु की तैयारी करेंगे तो हमें मिल जाता है क्या मिल जाता है, हमारे 2 नंबर में करेक्ट आंसर जो आता है तो हमें विषय वस्तु की तैयारी करने के लिए हमारा पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन भी हमें मिल जाता है, यहाँ पर ये हमारा पहला ऑप्शन मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये हमारा सही क्रम हो जाता है। तो हमारा डी नंबर बंधु करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे ऐसे, और मैं आपको सब दिखा देती हूँ। इस तरह से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप करेक्ट आंसर आपका चयन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं फीडबैक लास्ट में आता है, प्रतिपुष्टि लास्ट में आता है, योजना पहले आता है। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर वैसे भी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम जब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर तो हमारा अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है। ठीक, वहाँ जाओ, रखा है किचन में है वो जाली के बगल में, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर हमारे समक्ष आता है। यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में लिस्ट 2 का हमें मैच करना है, मिलान करना है। अब थोड़ा सा इसको मुझे पॉज करना पड़ेगा। यहाँ संचार के उदाहरण दिए गए हैं और इधर संचार के प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले आप तो इसको संचार के उदाहरण देख लीजिए कि ईमेल भेजना। ठीक है, दूसरा है मौखिक अनुदेश, तीसरा है व्यक्तियों के 2 समूहों के बीच सूचना प्रदान करना, फिर चौथा है हमारा यातायात संकेत। ठीक है, अब बताना है आपको कौन सा अनौपचारिक है, कौन सा औपचारिक है, कौन सा समव्यवहारात्मक है और कौन सा यहाँ पर संकेत संबंधी है। ठीक है, तो यहाँ पर बंधु ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्या हो गया, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, हम समझते हैं कि जो ईमेल भेजना है वो क्या है, औपचारिक है। ठीक है, औपचारिक है, लेकिन हम देखते हैं कि मौखिक जो अनुदेशन आता है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। तो ईमेल भेजना बंधु क्या है, औपचारिक है। एक का तीसरा होगा हमारा, और जो मौखिक अनुदेश है वो अनौपचारिक है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ही चीज़ बचते हैं। ठीक है, 2 बचते। एक यातायात के संकेत की हम बात करें तो यातायात संकेत विज्ञान संबंधी। ठीक, यहाँ पर वैसे भी संकेत विज्ञान संबंधी लिखा ही है। ये देखो, संकेत यहाँ भी लिखा है, संकेत यहाँ भी लिखा है। ठीक है, यहाँ भी 4 नंबर पर आप देखेंगे संकेत लिखा है। तो इस तरह आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं, आप परख सकते हैं, बता सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। आप चाहें तो एक बार इसको वीडियो को ऐसे में आपको पॉज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या आना चाहिए। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया और यहाँ पर हमने आप इसके करेक्ट आंसर भी देखते हैं। अब बंधु हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। ठीक है, ये मैथ का हमारा एक क्वेश्चन ले लिया था, मैथ के भी प्रश्न मैं उठाऊंगी। यहाँ से है कि 70 संख्याओं का औसत 32 है,
यदि प्रत्येक संख्या 3 तक बढ़ा दी जाए, ठीक है, स्पष्ट ही लिखा है कि 32 संख्याओं का जो औसत है, 70 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है। लेकिन कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक के 32 संख्या में 32 में 3 संख्या तक बढ़ा दी जाती है तो औसत क्या होगी। ये स्पष्ट ही कह रहा है कि 32 में 3 संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है, 3 संख्या बढ़ा दी जाए तो कितना होगा, 32 में 3 आप बढ़ाएंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही ऑटोमेटिक आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ 35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं बंधु। अगला प्रश्न हमारा यहाँ भारतीय तर्कशास्त्र से है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसके प्रश्न भी मैं जितने प्रश्न आएंगे उसको प्रश्न भी मैं यहाँ पर उठाऊंगी। यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है कौन सा, पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि भारतीय तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस पहाड़ी में धुआं है, ठीक है, इस पहाड़ी में धुआं है को अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है को क्या कहा जाएगा। आग से, देखो अब पहाड़ी में धुआं है और ये आग से जुड़ा है तो स्पष्ट बात है कि यहाँ हम कौन सी बात अपनी हमारी निकल कर आती है। तो बंधु यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या करें, हम तुलना करने जा रहे हैं, हम एक दूसरे से तुलना करने जा रहे हैं, यानी उसके उपनय बता रहे हैं, उपनय यानी उसी के समान बता रहे हैं। तो बंधु हमारा यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा क्योंकि हम इसी के समान आग में इस पहाड़ी में धुआं है और आग से जुड़ा है, दोनों उपनय हैं, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा कि उपनय विद्यमान मामले में सार्वभौम सार्वक्षौम सहवर्तिता है, ठीक है, हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसका यदि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है भारतीय तर्कशास्त्र का तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। और हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये हम आ गए हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न बनकर आता है, प्रश्न आता है कि उपमिति को, ठीक है, यहाँ कथन और 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन हम पढ़ेंगे कि उपमिति को पद और उसके अर्थ के बीच के संबंध के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा कथन निकल कर आता है कि शब्द प्रमाण किसी आप्त व्यक्ति का कथन होता है तथा उसके अर्थ के अवबोध से संबंधित है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी आप अर्थ निकाल सकते हैं कि ए सही है कि यार कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, या कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। इसको आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताओ बंधु जो हमारा करेक्ट आंसर है कि उपमिति को पद और उसके अर्थ के बीच संबंध के ज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, तो ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है। और दूसरा आता है कि जो शब्द प्रमाण है किसी आप्त व्यक्ति का कथन होता है, ये भी सत्य है, तथा उसके अर्थ के अवबोध से संबंधित है, तो ये दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों ही कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए नंबर बिल्कुल कथन सत्य है, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अब हम चलते हैं जब अगले प्रश्न की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है यहाँ पर स्वयं प्रभा से है। प्रश्न है कि स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना है। फिर दूसरा हमारा कथन निकल कर आता है कि स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप सबको देना है, इसका उत्तर आप सभी को देना है बंधु, इसका उत्तर आप सभी को देना है, ठीक है। इसको आप बताइएगा क्या सही होगा, ए आर दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक बार प्रश्न को आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये कथन 1 कथन 2 हमारे समक्ष यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। इसका उत्तर सभी को देना है, ओके। यहाँ कथन 1 यह है, एक कथन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक। ध्यान से पढ़ के उत्तर आप बताइएगा क्या होगा इसका। अब हम चलते हैं कहाँ पर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आ गए हैं हम अपने नए प्रश्न पर। प्रश्न हमारा यहाँ तर्क और स्थापना वाला फिर से है। हमारा पहला तर्क आता है निकल करके कि रैंडम एक्सेस मेमोरी सहज परिवर्तनीय होती है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे कथन की ओर चलते हैं। तो दूसरा कथन हमारा निकल कर आता है कि एक स्टोरेज माध्यम है, ठीक है, रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी बने रहते हैं, ठीक है। दोनों कथन हमने पढ़ लिए है ना, दोनों कथन पढ़ लिए। कल भी एक प्रश्न इस तरह से बना था, मैं आपको कह रही थी बंधु कि आप यदि ऑथेंटिक पुस्तकों को देख लेते हैं, ऑथेंटिक पुस्तकों को, तो आप इसका सही करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बता दूं ए नंबर जो है ना वो तो हमारा स्थापना मतलब ए नंबर जो है कथन ए हमारा सही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी सहज परिवर्तनीय होती है और उसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। ये बात हमारा ए विकल्प हमारा सही है। लेकिन ये जो हमारा एक दूसरा निकल कर आता है, हमारा जो विकल्प दूसरा निकल कर आता है कि रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसके
जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद भी बने रहते हैं। तो ये बात जो है ये हमारा यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, आर हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, आर हमारा करेक्ट नहीं है। आप एक बार चाहें तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो बात आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बात कह रहा है कि बाधित मतलब बाधित होने के बाद भी बने रहते हैं, तो ये हमारा असत्य कथन है। आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा तो बात आपके समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा बंधु इसका सी नंबर करेक्ट है। ओके, अब हम आ गए हैं अपने नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है। ये हमारा प्रश्न बनता है कहाँ से? प्रश्न हमारा दिया गया है ये पर्यावरण अध्ययन से कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किन के द्वारा घटित होता है। ठीक है, सीवेज बहिस्राव के द्वारा, अपशिष्ट भस्मक के द्वारा, विषाक्त कचरा के द्वारा, या ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा, या फिर परिवहन क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिएगा, यहाँ पर हमारे विकल्प भी लगे हुए हैं और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, PCBS का, कि PCBS द्वारा जो जलीय पर्यावरण का प्रदूषण या सीवेज बहिस्राव, अपशिष्ट भस्मक, ये विषाक्त, ये सब किस घटक होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं PCBS के द्वारा। इस पर हमारा डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 हमारा करेक्ट होगा। आप इसको एक बार चाहे तो देख लें, 1 2 3 हमारा बंधु 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न फिर हमारे समक्ष आता है कि स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बनों और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन निकल कर आता है कि डीजल चालित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चालित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंधु जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बता दूँ करेक्ट आंसर जो हमारा निकल कर आता है, तो दोनों ही सही है, दोनों ही हमारे सही हैं, बात सही लिखी हुई है, इसलिए ज़्यादा इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे आप खुद ही अवगत होंगे कि जो डीजल चालित वाहन है स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चालित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन सक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए नंबर करेक्ट है, यानी दोनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट तथा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे ABCD ऑप्शन भी दिए गए हैं। आप ध्यान से आप देख लें कि हम देखते हैं कि जो सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, सभी ऊर्जा के स्रोतों में से कोयला के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट तथा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बंधु निकल कर आता है वो ए नंबर ही निकल आता है। ठीक है, ए नंबर हमारा निकल कर आता है, ए नंबर करेक्ट है। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा स्क्रीन पर आ गया है कि प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर मैं आपको क्यों दे रही हूँ बताने के लिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप पेरिस समझौता समझते होंगे, आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझते होंगे, इंटरनेशनल सौर अलायंस को आप जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को आप जानते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को देना है मुझे। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि प्रत्येक देश का द्वारा आप कुछ भी लिख देंगे, है ना, पेरिस समझौता लिख देंगे, प्रोटोकॉल लिख देंगे, ABCD मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न का मेंशन नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर प्रश्न है। तो आप इसके ऑप्शन को लिख देंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ABCD क्या होगा, आप उसको ऐसे लिख देंगे, पेरिस या मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल कुछ भी लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगी। तो इसका उत्तर बंधु आपको देना है। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हम आ गए हैं इस प्रश्न पर। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न हमारा बनकर निकल आता है कि आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा करेक्ट आंसर बंधु निकल कर आता है डी नंबर अथर्ववेद। ठीक है, आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में। ये प्राचीन शिक्षा पद्धति है, इकाई 10 से लिया गया क्वेश्चन है। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बंधु आप वो चीज़ ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, जो पहले की शिक्षा पद्धति थी, इकाई 10 में आपको पता है प्राचीन शिक्षा पद्धति अवश्य ही पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर हमारा 10 नंबर करेक्ट आंसर होगा, वो सॉरी डी नंबर करेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं, जब अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि शिक्षक शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, शिक्षक शिक्षण संस्थाएं यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड एनबीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आज कितने प्रश्न लिए, मेरे ख्याल से आपके कुछ प्रश्न ही छूटे होंगे और बाकी 25 से 30 प्रश्न मेरे समक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, 25 से 30 प्रश्न हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 5 प्रश्न छोड़ा है मैंने किसका, डीआई का, और 5 प्रश्न मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का छोड़ा है, 10 प्रश्न छोड़ा मैंने और कोशिश किया कि 30 प्रश्न जरूर हम कनेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनबीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा आता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है बंधु, करेक्ट तो इसका बता दूं, हमारा बी नंबर करेक्ट है, तकनीकी संस्थाएं। ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट होगा, तकनीकी संस्थाएं हैं जो कि राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड एनबीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तकनीकी संस्थाएं ही काम करती हैं। अब जब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये हमारा अगला प्रश्न फिर आ गया है। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी उच्च अधिगम संख्या हेतु बाह्य जिम्मेदारी के संसूचक हैं। ठीक है, उच्च, ध्यान से इसको देखिएगा प्रश्न को, कि उच्च शिक्षा उच्च अधिगम संख्या हेतु बाह्य जिम्मेदारी का संसूचक कौन सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना आंसर चूज करने का प्रयास करेंगे कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान, या फिर पुस्तकालय और तकनीकी संसाधनों के उपयोग की पद्धति, या फिर पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, या फिर सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, या फिर उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नियोजन की पद्धति, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नियोजन पद्धति। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से पहले आप देखिएगा, बात हो रही किसकी, उच्च अधिगम संख्या है, तो बाह्य जिम्मेदारी के संसूचक, या आपको बाह्य जिम्मेदारी की जो सूचक हैं, जो प्रतीक हैं, उसको आपको छांटना है। तो कौन कौन सा बाह्य जिम्मेदारी के प्रतीक निकल कर आते हैं, तो आप कुछ चीज़ें आप हटा सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान, शिक्षा के व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान, यहाँ तो ए नंबर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जहाँ व्यावसायिकता की बात हो रही है वहाँ 1 नंबर बिल्कुल हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2 नंबर भी नहीं होगा कि पुस्तकालयों और तकनीकी संसाधनों की पद्धति का उपयोग की पद्धति। बंधु हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3, 4, 5 निकल कर आएगा। आप 3, 4, 5 को एक बार आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 3, 4, 5 हमारा बंधु यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसके लिए। और मेरे ख्याल से एक अंतिम प्रश्न हमारा यहाँ पर देखो, 3, 4, 5 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर इसका आता है। ठीक है, ये हमारा सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। ठीक है, सी नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। अब मेरे ख्याल से आज का अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न का उत्तर बंधु आपको ही देना है कि यूजीसी पोर्टल ई स्टार्स निम्नलिखित में से किसके लिए है। इसका उत्तर आप सभी को देना है। प्रश्न भी दिखा देती हूँ। पहला ऑप्शन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए विशेष सहायता, या फिर ठीक है, दूसरा प्रश्न निकल कर आता है कि विज्ञान में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विशेष सहायता। ठीक है, दूसरा है समाज में विज्ञान में शैक्षिक एवं शोध प्रशिक्षण के लिए समर्थन, या फिर स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, ABCD यहाँ पर लगे हुए ऑप्शन हैं। अब वीडियो को आप पॉज करिएगा, ऐसे देख लीजिएगा। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि यूजीसी पोर्टल ई स्टार्स निम्नलिखित में से किसके लिए हैं। ठीक, किसके लिए हैं, तो अब आपको इसका आंसर बताना है, जरूर बताना है। ठीक है, यूजीसी पोर्टल आप मुझे ABCD करेंगे, यूजीसी पोर्टल स्टार्ट लिख के ABCD आप लगा देंगे, कौन सा सही है तो मैं समझ जाऊंगी। और बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अपना फीडबैक अवश्य सेंड किया करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर आप फीडबैक सेंड करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि फ्रेंड्स आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और मैं चाहती हूँ कि आपके स्कोर यहाँ पर बहुत बेहतर आएँ फर्स्ट पेपर में। मेरी क्लास के माध्यम से आपके स्कोर फर्स्ट पेपर में 30+, 35+। ठीक है, ये मैं चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।